नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं H.G. वेल की द टाइम मशीन बुक का अध्याय 3 टाइम ट्रैवलिंग। अध्याय 3 टाइम ट्रैवलिंग। मैंने आप में से कुछ लोगों को पिछले गुरुवार को टाइम मशीन के सिद्धांतों के बारे में बताया था और आपको असल चीज भी दिखाई थी जो कार्यशाला में अधूरी थी। अब यह सचमुच थोड़ी घिसी हुई है और हाथीदांत की एक छड़ टूट गई है और पीतल की एक रेल मुड़ी हुई है, लेकिन इसका बाकी हिस्सा काफी मजबूत है। मुझे शुक्रवार को इसे पूरा करने की उम्मीद थी, लेकिन शुक्रवार को जब इसे जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया तो मैंने पाया कि निकेल की एक छड़ बिल्कुल 1 इंच छोटी थी और मुझे इसे फिर से बनवाना पड़ा। इसलिए यह चीज आज सुबह तक पूरी नहीं हुई। आज 10 बजे पहली टाइम मशीन ने अपना काम शुरू किया। मैंने इसे आखिरी बार थपथपाया, सभी पेंचों को फिर से आजमाया, क्वार्ट्ज रॉड पर तेल की एक और बूंद डाली और खुद काठी पर बैठ गया। मुझे लगता है कि एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो अपनी खोपड़ी पर पिस्तौल तानता है, उसे भी उसी तरह की हैरानी होती है कि आगे क्या होगा, जैसा मुझे तब हुआ था। मैंने एक हाथ में स्टार्टिंग लीवर और दूसरे में स्टॉपिंग लीवर लिया, पहले को दबाया और लगभग तुरंत ही दूसरे को। मैं लड़खड़ाने लगा। मुझे गिरने का एक बुरा सपना सा महसूस हुआ और चारों ओर देखने पर मैंने प्रयोगशाला को बिल्कुल पहले की तरह देखा। क्या कुछ हुआ था? एक पल के लिए मुझे संदेह हुआ कि मेरी बुद्धि ने मुझे धोखा दिया है। फिर मैंने घड़ी पर ध्यान दिया। एक पल पहले ऐसा लग रहा था यह 10 बजकर 1 मिनट या कुछ और पर थी, अब करीब 3:30 बज रहे थे। मैंने एक सांस ली, अपने दांत कस लिए, दोनों हाथों से स्टार्टिंग लीवर पकड़ लिया और एक धमाके के साथ चल दिया। मुझे लगता है कि उसे उस जगह को पार करने में 1 मिनट या उससे ज्यादा समय लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह कमरे में रॉकेट की तरह उड़ रही हो। मैंने लीवर को उसके चरम स्थान पर दबाया। रात एक दिए के बुझने की तरह आई और एक और पल में कल आ गया। प्रयोगशाला धुंधली और धुंधली होती गई, फिर धुंधली और धुंधली होती गई। कल रात काली हो गई, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन और भी तेज। एक भंवरी सी बड़बड़ाहट मेरे कानों में भर गई और मेरे दिमाग में एक अजीब गूंगी उलझन छा गई। मुझे डर है कि मैं समय यात्रा की अजीबोगरीब संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। वे अत्यधिक अप्रिय हैं। एक ऐसी भावना है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्विचबैक पर होती है, एक असहाय सिर के बल चलने की। मुझे भी एक आसन्न टक्कर की वही भयानक आशंका महसूस हुई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, रात दिन के बाद आती गई, जैसे काले पंख फड़फड़ा रहे हों। प्रयोगशाला का धुंधला सा आभास तुरंत ही मुझसे दूर होता हुआ दिखाई दिया और मैंने देखा कि सूरज तेजी से आसमान में उछल रहा है, हर मिनट छलांग लगा रहा है और हर मिनट एक दिन को चिह्नित कर रहा है। मुझे लगा कि प्रयोगशाला नष्ट हो गई है और मैं खुली हवा में आ गया हूँ। मुझे मचान का धुंधला सा आभास हुआ, लेकिन मैं पहले से ही इतनी तेजी से चल रहा था कि किसी भी चलती हुई चीज के प्रति सचेत नहीं था। अब तक का सबसे धीमा घोंघा। मैं बहुत तेजी से रेंग रहा था। अंधेरे और रोशनी की टिमटिमाती हुई श्रृंखला आंखों के लिए अत्यधिक दर्दनाक थी। फिर रुक रुक कर आने वाले अंधेरे में मैंने चंद्रमा को अपने क्वार्टरों में नए से पूर्ण में तेजी से घूमते देखा और चक्कर लगाते सितारों की एक हल्की झलक देखी। जल्द ही, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अभी भी गति प्राप्त कर रहा था। रात और दिन की धड़कन एक निरंतर धूसरपन में विलीन हो गई। आकाश ने नीले रंग की एक अद्भुत गहराई ले ली, एक शानदार चमकदार रंग जो सुबह की गोधूली की तरह था। झटके खाता हुआ सूरज अंतरिक्ष में आग की एक लकीर, एक चमकदार मेहराब बन गया। चंद्रमा एक धुंधली उतार चढ़ाव वाली पट्टी बन गया और मैं सितारों में से कुछ भी नहीं देख सकता था, कभी कभी नीले रंग में टिमटिमाते हुए एक चमकीले चक्र को छोड़कर। परिदृश्य धुंधला और अस्पष्ट था।
मैं अभी भी उस पहाड़ी पर था जिस पर अब यह घर खड़ा है, और वह कंधा मेरे ऊपर धूसर और धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने पेड़ों को भाप के गुबार की तरह बढ़ते और बदलते देखा, कभी भूरे कभी हरे। वे बढ़े, फैले, कांपे और गायब हो गए। मैंने विशाल इमारतों को फीके और सुंदर उठते और सपनों की तरह गुजरते देखा। धरती की पूरी सतह बदली हुई लग रही थी, मेरी आंखों के नीचे पिघल रही थी और बह रही थी। डायल पर लगे छोटे हाथ जो मेरी गति को दर्ज करते थे, तेजी से और तेजी से दौड़ रहे थे। तुरंत मैंने देखा कि सूर्य की पट्टी 1 मिनट या उससे भी कम समय में संक्रांति से संक्रांति तक ऊपर और नीचे झूलती थी, और परिणामस्वरूप मेरी गति 1 मिनट में 1 वर्ष से अधिक थी, और मिनट दर मिनट सफेद बर्फ दुनिया भर में चमकती और गायब हो जाती थी, और उसके बाद वसंत की चमकदार संक्षिप्त हरियाली आती थी। शुरुआत की अप्रिय संवेदनाएं अब कम तीक्ष्ण थीं। वे अंततः एक प्रकार के उन्मादपूर्ण उल्लास में विलीन हो गए। मैंने मशीन की एक अजीब सी हरकत देखी जिसका मैं हिसाब नहीं लगा पाया, लेकिन मेरा दिमाग इस पर ध्यान देने के लिए बहुत भ्रमित था, इसलिए मुझ पर एक प्रकार का पागलपन बढ़ने लगा और मैंने खुद को भविष्य में झोंक दिया। पहले तो मैंने रुकने के बारे में नहीं सोचा, इन नई संवेदनाओं के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जल्द ही मेरे दिमाग में छापों की एक नई श्रृंखला उभरी, एक खास जिज्ञासा और उसके साथ एक खास भय। आखिरकार उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। मानवता के कितने अजीब विकास, हमारी प्रारंभिक सभ्यता पर कितनी अद्भुत प्रगति। मैंने सोचा शायद तब दिखाई न दे जब मैं उस धुंधले मायावी संसार को देखने आया जो मेरी आंखों के सामने दौड़ रहा था और उतार चढ़ाव कर रहा था। मैंने अपने आसपास विशाल और शानदार वास्तुकला को उभरते देखा जो हमारे समय की किसी भी इमारत से अधिक विशाल थी, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह चमक और धुंध से बनी थी। मैंने पहाड़ी की ओर एक समृद्ध हरियाली को बहते देखा और बिना किसी शीतकालीन अंतराल के वहीं रुका रहा। मेरे भ्रम के पर्दे के माध्यम से भी पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी, और इसलिए मेरा मन रुकने के काम पर आ गया। अजीब जोखिम इस संभावना में निहित था कि मैं उस स्थान में कुछ पदार्थ पा सकता हूं जहां मैं या मशीन ने कब्जा कर रखा था। जब तक मैं समय के माध्यम से उच्च वेग से यात्रा करता रहा, तब तक यह शायद ही मायने रखता था। मैं यूं कहें क्षीण हो गया था, हस्तक्षेप करने वाले पदार्थों के अंतराल के माध्यम से वाष्प की तरह फिसल रहा था। लेकिन रुकने के लिए मुझे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज में अणुओं को ठूंसना पड़ा। इसका मतलब था कि अपने परमाणुओं को बाधा के परमाणुओं के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क में लाना कि एक गहन रासायनिक प्रतिक्रिया, संभवतः एक दूरगामी विस्फोट, परिणामस्वरूप मैं और मेरा उपकरण सभी संभव आयामों से बाहर अज्ञात में उड़ जाएं। मशीन बनाते समय यह संभावना मेरे मन में बार बार आई थी, लेकिन तब मैंने इसे एक अपरिहार्य जोखिम के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया था, जोखिमों में से एक जो एक आदमी को उठाना ही पड़ता है। अब जोखिम अपरिहार्य था, मैं अब इसे उसी हर्षित दृष्टि से नहीं देखता था। सच तो यह है कि अनजाने में हर चीज की पूर्ण विचित्रता, मशीन की बीमार करने वाली झटकेदार और हिलती हुई हरकतें, सबसे बढ़कर लंबे समय तक गिरने की भावना ने मेरी नसों को पूरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने अपने आप से कहा कि मैं कभी नहीं रुक सकता, और झुंझलाहट के झोंके के साथ मैंने तुरंत रुकने का संकल्प किया। एक अधीर मूर्ख की तरह मैंने लीवर को खींचा, और असंयमित रूप से वह चीज लड़खड़ा गई और मैं हवा में सिर के बल उछल गया। मेरे कानों में गड़गड़ाहट की आवाज थी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध हो गया था। एक निर्दयी ओले मेरे चारों ओर फुफकार रहे थे, और मैं ओवरसेट मशीन के सामने नरम घास पर बैठा था। सब कुछ अभी भी धूसर लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैंने देखा कि मेरे कानों में भ्रम दूर हो गया था। मैंने अपने चारों ओर देखा। मैं एक बगीचे में एक छोटे से लॉन पर था,
जो रोडोडेंड्रोन झाड़ियों से घिरा हुआ था। उछलते नाचते ओले मशीन के ऊपर एक छोटे से बादल की तरह लटके हुए थे और धुएं की तरह जमीन पर बह रहे थे। एक पल में मैं पूरी तरह भीग गया। बढ़िया आतिथ्य, मैंने कहा, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने आपको देखने के लिए अनगिनत वर्षों की यात्रा की है। तत्क्षण मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था जो भीग गया। मैं खड़ा हुआ और अपने चारों ओर देखा। एक विशाल आकृति जो स्पष्ट रूप से किसी सफेद पत्थर में उकेरी गई थी, धुंधली बारिश के माध्यम से रोडोडेंड्रोन के पीछे अस्पष्ट रूप से उभरी। लेकिन दुनिया का बाकी सब अदृश्य था। मेरी संवेदनाओं का वर्णन करना कठिन होगा। जैसे जैसे ओलों के स्तंभ पतले होते गए, मैंने सफेद आकृति को अधिक स्पष्ट रूप से देखा। यह सफेद संगमरमर का बना था, आकार में कुछ हद तक पंखों वाले स्फिंक्स जैसा था, लेकिन पंख किनारों पर लंबवत होने के बजाय फैले हुए थे ताकि ऐसा लगे कि यह मंडरा रहा है। मुझे लगा कि यह कुर्सी कांस्य की थी और उस पर बहुत ज्यादा हरियाली थी। संयोग से चेहरा मेरी ओर था, दृष्टिहीन आंखें मुझे देख रही थीं, होठों पर मुस्कान की हल्की छाया थी। यह मौसम की वजह से बहुत ज्यादा घिसा हुआ था और इससे बीमारी का अप्रिय संकेत मिल रहा था। मैं इसे थोड़ी देर तक देखता रहा, शायद आधा मिनट या आधा घंटा। ऐसा लग रहा था कि यह आगे बढ़ रहा था और ओले के साथ पीछे हट रहा था और यह घना या पतला हो रहा था। अंत में मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें उससे हटाईं और देखा कि ओले का पर्दा फट गया था और सूरज के आने के साथ आसमान चमक रहा था। मैंने फिर से उस झुकी हुई सफेद आकृति की ओर देखा और मेरी यात्रा की पूरी निर्भीकता अचानक मुझ पर छा गई। जब वह धुंधला पर्दा पूरी तरह से हट जाता तो क्या दिखाई देता? मनुष्यों के साथ क्या नहीं होता? क्या होता अगर क्रूरता एक सामान्य जुनून बन जाती? क्या होता अगर इस अंतराल में जाति ने अपनी मर्दानगी खो दी होती और कुछ अमानवीय, असहानुभूतिपूर्ण और अत्यधिक शक्तिशाली बन गई होती? मैं कुछ पुरानी दुनिया का जंगली जानवर लग सकता था, केवल हमारी सामान्य समानता के लिए अधिक भयानक और घृणित एक गंदा प्राणी जिसे असंयमित रूप से मार दिया जाना चाहिए। मैंने पहले ही अन्य विशाल आकृतियां देखीं, जटिल परकोटे और ऊंचे स्तंभों वाली विशाल इमारतें, एक जंगली पहाड़ी जो कम होते तूफान के माध्यम से मुझ पर धुंधली सी रेंग रही थी। मैं एक भयानक भय से ग्रसित था। मैं व्यग्रता से टाइम मशीन की ओर मुड़ा और उसे पुनः समायोजित करने का भरसक प्रयास किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, सूर्य की किरणें गरज के साथ बरसने लगीं। धूसर वर्षा एक ओर बह गई और भूत के लटकते हुए कपड़ों की तरह गायब हो गई। मेरे ऊपर गर्मियों के आकाश के गहरे नीले रंग में बादलों के कुछ हल्के भूरे टुकड़े शून्य में घूमते हुए गायब हो गए। मेरे आसपास की बड़ी इमारतें स्पष्ट और अलग अलग दिखाई दे रही थीं, गरज के साथ चमक रही थीं और उनके मार्ग के साथ ढेर किए गए अनपिघले ओलों से सफेद दिखाई दे रही थीं। मैं एक अजीब दुनिया में नग्न महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शायद एक पक्षी साफ हवा में महसूस कर सकता है, यह जानते हुए कि ऊपर बांस के पंख हैं और वह झपट्टा मारेगा। मेरा डर उन्माद में बदल गया। मैंने एक सांस ली, अपने दांत भींचे और फिर से मशीन के साथ कलाई और घुटने को जोर से जकड़ लिया। यह मेरे हताश हमले के आगे झुक गई और पलट गई। इसने मेरी ठोड़ी पर जोरदार प्रहार किया। एक हाथ काठी पर, दूसरा लीवर पर। मैं फिर से सवार होने की मुद्रा में भारी सांस लेते हुए खड़ा था। लेकिन इस त्वरित वापसी के साथ ही मेरा साहस पुनः प्राप्त हो गया। मैंने दूर के भविष्य की इस दुनिया को अधिक जिज्ञासा और कम भय से देखा। पास के घर की दीवार में ऊंचे एक गोलाकार उद्घाटन में मैंने अमीर मुलायम वस्त्र पहने आकृतियों के एक समूह को देखा। उन्होंने मुझे देख लिया था और उनके चेहरे मेरी ओर थे। फिर मैंने अपनी ओर आती आवाजें सुनी।
व्हाइट स्फिंक्स के पास झाड़ियों के बीच से आते हुए लोगों के सिर और कंधे दौड़ रहे थे। इनमें से एक उस रास्ते से निकला जो सीधे उस छोटे लॉन की ओर जाता था जिस पर मैं अपनी मशीन के साथ खड़ा था। वह एक पतला प्राणी था, शायद 4 फीट ऊंचा, बैंगनी रंग का अंगरखा पहने, कमर पर चमड़े की बेल्ट बांधे हुए। उसके पैरों में सैंडल या बुस्किन थे। मैं स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाया कि कौन से। उसके पैर घुटनों तक नंगे थे और उसका सिर नंगा था। यह देखते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि हवा कितनी गर्म थी। वह मुझे बहुत सुंदर और शालीन प्राणी लगा, लेकिन अवर्णनीय रूप से कमजोर। उसका लाल चेहरा मुझे अधिक सुंदर प्रकार के तपेदिक की याद दिलाता था, वह व्यस्त सुंदरता जिसके बारे में हम बहुत सुनते थे। उसे देखते ही मुझे अचानक आत्मविश्वास मिला। मैंने अपने हाथ मशीन से हटा लिए